मोमोज की तीखी लाल चटनी। अरे पूरा बेटा, तो अभी तक पड़ा सो रहा है? तुझे दुकान नहीं खोलनी क्या? तुझे पता है यह घर तेरी दुकान के भरोसे ही चल रहा है, उसके बाद भी ऐसे आलसियों की तरह बिस्तर तोड़ रहा है। कुछ तो शर्म होनी चाहिए। अरे माँ, मुझे भी कोई बिस्तर तोड़ने का शौक नहीं है, और तुम ना सुबह सुबह चढ़ाई करने के लिए शुरू हो जाती हो। कभी बेटे से पूछ लिया करो कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। लो भाई, शादी हुई नहीं कि साहबजादे की बहानेबाजी शुरू हो गई। अरे बेटा, दुनिया का पहला लड़का नहीं है तू जिसकी शादी हुई है। ये बाल ना हमने धूप में सफेद नहीं करे, अनुभव से सफेद हुआ है। और मेरा अनुभव ये कहता है कि बीवी का पल्लू छोड़कर घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा तेरा, इसलिए यह सारा नाटक कर रहा है ना तू। अब तू कहेगा माँ तबीयत ठीक नहीं है, सही कहा ना मैंने? जब तुमने सारी कहानी अपने मन से बना रखी है माँ, तो फिर तुमसे तो कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मुझे अपनी लुगाई के पल्ले से बंद कर घर में रहने का शौक है, इसलिए दुकान पर नहीं गया। अब तुम्हें जो सोचना है सोचो। अभी तो मैं उठकर दुकान खोलने जा रहा था, लेकिन अब तो मेरी जिद है, मैं भी पूरा दिन ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा रहूंगा, खाना भी यही बिस्तर पर बैठकर खाऊंगा। देखता हूं कौन मुझे रोकेगा। हाँ, खूब बिस्तर तोड़, पड़ा रहे पूरे दिन बिस्तर पर। आ गई है ना तेरे लिए एक राजकुमारी, बिस्तर पर बैठे बैठे रोटी बनाकर खिलाएगी तुझे। मुझे क्या है, आजकल के बच्चों को सही गलत बताने लगो तो अपनी गिरेबान पकड़ लेते हैं। बड़बड़ाते हुए माँ सविता बेटे पूरब के कमरे से बाहर निकल जाती है। माँ की सवेरे सवेरे बड़बड़ सुनने के बाद पूरब का दिमाग भी बिल्कुल गर्म हो गया था। गुस्से में वो अपनी पत्नी रुचि को आवाज लगाने लगता है। रुचि, रुचि कहाँ हो तुम? पति की आवाज सुनकर रुचि उसके कमरे में आती है। क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? शोर मैं मचा रहा हूँ? मैं पूछता हूँ तुम्हारे कान खराब हो गया क्या? कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, एक बार में सुन नहीं सकती? अरे क्या हो गया, क्यों इतने भड़क रहे हो? आपने आवाज लगाई, मैं आ तो गई ना, इसमें इतना नाराज होने जैसी क्या बात है? और मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया जो आपका पारा इतना गर्म हो रहा है? लगता है जैसे इस घर में मेरी कही हुई बात किसी को सुनाई नहीं देती है, ना ही समझ में आती है। तुम दोनों सास बहू को अगर हर बात में अपनी ही चलानी है तो मेरी इस घर में जरूरत क्या है, बता दो। अगर मैं तुम्हारी आंख में खटक रहा हूं ना तो बता दो मुझे। अरे ऐसा क्या हो गया जो बिना बात में झगड़ा करने की बात कर रहे हो आप? मैं चुपचाप अपना काम कर रही थी, पहले आपने जोर जोर से आवाज लगाकर मुझे यहां बुलाया और अब बिना बात में झगड़ा कर रहे हो। एक कप चाय मिल जाएगी या उसके लिए भी मुझे नुक्कड़ वाले छोटू के यहाँ जाना पड़ेगा? इतनी समझ तो तुम्हारे अंदर खुद होनी चाहिए ना कि सुबह के 9 बज रहे, पति को एक कप चाय ही दे दो। मैं तो सुबह से 2 बार चाय बना चुकी हूँ, आप ही बिस्तर पर पड़े सो रहे थे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और अगर सोते हुए जगा देती तो उसमें भी मुझे ही बातें सुनने को मिलती कि चैन से कोई इस घर में सोने नहीं देता। देखिए, आपका झगड़ा माँ जी के साथ हुआ है ना, तो अपना निपटारा भी उनके साथ ही करिए, मुझे बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। चाय पीनी है तो सीधा सीधा भी बोल सकते थे कि मैं चाय बना दूं। इतना कहकर रुचि जाने लगती है। देखो तो अभी शादी को 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में ही मैडम के तेवर इतने हाई फाई हो गए। ठीक ही कहता है लोग, शादी करना मतलब बर्बादी के बराबर है। कुछ देर के बाद रुचि ट्रे में 2 कप चाय और नाश्ता लेकर पति पूरब के कमरे में आती है। बताओगी भी क्या हुआ? ऐसे ही बात बात पर भड़कने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? रहने दो, मुझे तुम दोनों सास बहू से कोई बात ही नहीं करनी। अब तुम्हारी आज्ञा हो तो 1 कप चाय पी लूं या फिर ऐसे ही उठकर चला जाऊं? रुचि को समझ में आ गया था कि इस समय पूरब का मूड बहुत खराब है, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है। पूरब भी चाय नाश्ता करने के बाद नहा धोकर तैयार होता है और अपने काम पर निकल जाता है। पूरब और रुचि की 2 महीने पहले शादी हुई थी। पूरब का चाइनीज फूड का स्टॉल था। वैसे तो पूरब एक ग्रेजुएट लड़का था, लेकिन उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब करने के बजाय अपना काम करने के बारे में सोचा। एक दिन, माँ मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ अपना काम शुरू कर लूं। अरे बेटा, अपने काम के चक्कर में कब तक ऐसे ही खाली बैठा रहेगा? कहीं छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले। तुझे तो पता ही है मैं जैसे तैसे करके घर का खर्चा चला रही हूँ। बेटा, अपना पेट काट काट कर तुझे इसीलिए पढ़ाया था कि एक दिन तू पढ़ लिख कर जिम्मेदारियां उठाएगा। लेकिन देख रही हूँ तेरी पढ़ाई पूरी हुए 6 महीने बीत गए, लेकिन तू तो कोई नौकरी नहीं करना चाहता। तुम गलत समझ रही हो माँ, ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन हर किसी की ना अपनी अपनी पसंद होती है। किसी का नौकरी में मन लगता है, किसी का बिजनेस में। और मैं सोच रहा हूँ कि 8-10 हजार की नौकरी करने से अच्छा है कि मैं कोई अपना ही काम शुरू कर लूं। अरे बेटा, कौन सा तेरे बाप दादा 10-20 लाख छोड़ गया जो मैं तेरा बिजनेस खुलवा कर दूंगी? देख बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारे जैसे लोगों के नसीब में नौकरी होती है। मेरी सलाह मान, तो भी कहीं छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले बेटा, और समय के साथ तनख्वाह भी तो बढ़ती है ना। ऐसा मत सोच कि आज तू छोटी शुरुआत करेगा तो जीवन भर ऐसा ही रह जाएगा। कैसी बात करती हो माँ, हर इंसान को बड़ा सोचना चाहिए, और अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो बड़े बनेंगे कैसे?
तुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं पिछले 6 महीने से खाली बैठा हूं, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। दरअसल पिछले 6 महीने से मैं मार्केट की स्टडी करने में लगा हूं और काफी सोचने समझने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं चाइनीज फूड का स्टॉल स्टार्ट करूंगा। आजकल चीनी खाने का लोगों में बहुत क्रेज है। आया बड़ा चाइनीज खाना बनाने वाला, आज तक एक कप चाय तो माँ को बनाकर पिलाई नहीं, और साहब सादे चाइनीज दुकान खोलेंगे। माँ तुम ना काम शुरू होने से पहले ये सब ठप करवा देती हो। अरे कभी तो मीठा बोल लिया करो। मैं बेटा हूं तुम्हारा, कोई दुश्मन थोड़ी ना हूं। और हाँ ठीक है, नहीं आती मुझे चाय बनानी। वैसे भी चीनी स्टॉल पर भी मैं चाइनीज खाना नहीं बनाने वाला हूं। अरे वो सब हो जाता है माँ, कारीगर होता है वो बनाएगा। मेरा काम है सिर्फ स्टॉल का मैनेजमेंट देखना। तुम नहीं समझोगे। तुम बस ये बताओ किसी तरह थोड़े पैसों का इंतजाम हो सकता है क्या? मुझे पता था तेरा कांटा पैसों पर आकर ही रुकेगा। अरे तू क्या जानता नहीं है कि तेरी माँ के पास कितना पैसा है? वो तो भला हो कि तेरे पिताजी के ऑफिस से थोड़ी बहुत पेंशन मिल जाती है, उसी के भरोसे जिंदगी कट रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाली जिंदगी भी ना तेरे पापा की पेंशन के भरोसे ही बितानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि तेरे रंग ढंग देखकर लगता है कि तेरा काम धंधे में मन है नहीं। अरे माँ कभी तो अच्छा बोल लिया करो। तुम देखना एक दिन तुम्हें अपने बेटे पर गर्व होगा। तुम पैसे नहीं दे सकती, कोई बात नहीं, पैसों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। पूरब घर से निकल गया। कुछ दिनों तक पूरब पैसों के इंतजाम करने में लगा रहा। अपने कुछ खास दोस्तों की मदद लेकर पूरब ने अपना एक चीनी खाने का स्टॉल शुरू किया। आसपास के पूरे इलाके में चीनी खाने का और कोई स्टॉल नहीं था, इसलिए जैसे ही पूरब ने स्टॉल खोला, ग्राहकों की दुकान पर मानो लाइन लग गई। कुछ दिन बाद, माँ, अब प्यारी माँ, देख आज मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे क्या लेकर आया बेटा? आज पहली बार कुछ देने आया है, वरना हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहता है। अरे माँ, कितनी बार कहा है तुमसे, कभी तो खुश रहा करो, कुछ अच्छा बोल लिया करो। जब देखो तब गुस्से में उल्टा बोलती हो। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ, जरा देखो कैसी है। अरे वाह, माँ के लिए साड़ी लेकर आया है, लेकिन किस खुशी में ये तो बता दे। अरे माँ, तुम्हारे बेटे का काम चल निकला, अब इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। इसी खुशी में आज मैं तेरे लिए ये साड़ी लेकर आया हूँ। बेटे के हाथ में साड़ी देखकर पूरब की माँ सविता भावुक हो जाती है। तू मेरे लिए साड़ी लेकर आया है और मैंने गुस्से में न जाने तुझे क्या क्या बोल दिया। क्या करूं बेटा, तेरे पिताजी तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए, और अब एक तो बुढ़ापा, ऊपर से गरीबी, हाथ में पैसे नहीं है। इंसान चिड़चिड़ा ना हो तो और क्या करे, बस इसलिए जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। अरे माँ, क्यों अपना मन दुखाती हो? मुझे सब पता है कि तुम अपने बेटे की दुश्मन थोड़ी ना हो। तुम भी तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारा बेटा काम धंधा करे, कोई बड़ा आदमी बन जाए। अच्छा चलो ये साड़ी पहनकर दिखाओ। पूरब के कहने पर सविता जाकर खुशी खुशी साड़ी पहनकर आती है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। पूरब का काम अच्छा चलने लगा था, घर में रुपये आने लगे थे। पूरब और उसकी माँ सविता की आर्थिक हालत में भी काफी सुधार आ गया था। एक दिन, अरे पूरब एक बात तो बता, आज तेरे यहाँ पर खाने के लिए कोई लड़की आई थी क्या? ये कैसी बात कर रही हो माँ, मेरे स्टॉल पर तो रोज कोई ना कोई खाने के लिए आता ही है, कोई पहली बार थोड़ी ना लड़की आई है। अरे बेटा पूरी बात तो सुन। तेरी शादी की बात चलाई थी मैंने मोहन जी के यहाँ। मोहन जी और उनकी बेटी आज तेरे स्टॉल पर खाना लेने के बहाने आए थे और वहीं पर तुझे देखकर पसंद करके गए। अब तू भी एक बार लड़की की फोटो देख ले, तेरी तरफ से हाँ हो तो फिर बात आगे बढ़ाए। अच्छा, आज एक बाप बेटी आए तो थे, घूर घूर कर मुझे देख भी रहे थे लेकिन मुझे क्या पता कि वो वहां खाना लेने नहीं बल्कि मुझे देखने के लिए आए। मैंने तो उन्हें पहचाना भी नहीं और ऐसी कोई बात भी नहीं की। अरे बेटा वो जानबूझकर इस तरह से आए थे। बहुत लोग बेटी की शादी करने से पहले ऐसे ही चुपके से लड़का और उसका काम देखकर अपनी तसल्ली करते हैं, और उनकी बेटी तो आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है। उसने कहा होगा कि वो भी लड़के को देखना चाहती है, तो उसके पिताजी उसे भी साथ ले आए। तू बता तुझे पसंद है कि नहीं? वैसे माँ, मैंने इस नजर से देखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी लड़की में कोई खराब ही नहीं थी। आप ऐसा करो, उन लोगों को घर पर ही बुला लो, एक बार बातचीत हो जाए तो अच्छा होगा। पूरब के कहने पर सविता लड़की वालों को घर बुला लेती है। दोनों परिवार आमने सामने बैठकर बातें कर लेते हैं और इस तरह जल्द ही पूरब और रुचि की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुनिए जी, कोशिश करिए ना कहीं पर छोटी सी जमीन लेकर अपना मकान बन जाए। सोचकर देखिए माँ जी को कितनी खुशी मिलेगी अगर वो अपना बाकी का जीवन अपने खुद के मकान में बिताएंगे तो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रुचि, मैं कोशिश करता हूँ स्टॉल पर 1-2 आइटम और बढ़ा देता हूँ। बिक्री बढ़ेगी तो कमाई भी ज्यादा होगी, तभी तो मकान के बारे में सोच पाएंगे ना। जाइए जी,
आप तो लग रहा है 9 मन तेल के इंतजार में माँ जी की सारी उम्र ऐसे ही बिता देंगे। पत्नी की जिद करने पर पूरब लोन पर कुछ रुपए लेकर एक छोटी सी जमीन खरीदता है और उसमें अपना एक छोटा सा मकान बनवाना शुरू करता है। पहले शादी का भारी भरकम खर्च, उसके बाद मकान के लिए लोन, कुल मिलाकर पूरब काफी कर्ज के बोझ में दब गया था। लेकिन मां और पत्नी की खुशी के लिए उसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जहां शादी होने तक पूरब का काम बहुत अच्छा चल रहा था, वहीं शादी के कुछ ही दिनों बाद जैसे ही पूरब ने अपने स्टॉल पर मोमोज बेचना शुरू किया, धीरे धीरे करके उसका काम मंदा पड़ने लगा। काम में आई हुई ये मंदी पूरब को हर गुजरते दिन के साथ चिंता में डाल रही थी। एक दिन, छोटू, मैं 1 घंटे में आता हूँ, तू दुकान पर ही रहना। ठीक है भैया। 2 घंटे बाद जब पूरब लौट कर आया तो उसने देखा छोटू अभी भी दुकान पर वैसे ही खाली खड़ा है। छोटू, मुझे तो लौटने में कई घंटे लग गए, लेकिन अभी भी देख रहा हूँ तूने तो चूल्हा तक नहीं जलाया। क्या बात है, आज एक भी ग्राहक नहीं आया क्या? हाँ भैया, आधा दिन बीत गया, एक भी ग्राहक आया नहीं। पता नहीं किसकी नजर लगी है। कस्टमर तो हमारी दुकान का जैसे रास्ता ही भूल गए हैं। भैया, ऐसे ही कस्टमर भागते रहे तो आप तो मुझे नौकरी से निकाल दोगे ना? अरे पगले, इसमें तेरी क्या गलती है? तुझे नौकरी से क्यों निकालूंगा? लेकिन हाँ, चिंता की बात तो है ही। काम नहीं चलेगा तो तेरे साथ साथ मुझे भी अपना परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। दुकानदारी कम होने के कारण पूरब आजकल बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा था। यही कारण था कि आजकल उसका दुकान पर जाने का मन भी नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि दुकान पर जाकर भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। 2 दिन बाद, पूरब, आज मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम थोड़ी देर से दुकान पर चले जाओ। मेरी सहेलियों की तुमसे मिलने की काफी इच्छा थी। हाँ, वैसे भी कौन सा मुझे दुकान पर जाकर बहुत काम है। वहां बैठकर भी तो मक्खियां ही मारनी है। कम से कम यहाँ रुकूंगा तो पत्नी तो खुश हो जाएगी। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं रुक जाऊंगा। दोपहर के समय रुचि की सहेलियां आ गई थी। कुछ ही देर बाद रुचि ने उनके लिए चाय के साथ साथ घर में बने हुए अपने हाथों के स्नैक्स भी सर्व करने शुरू कर दिए। बेबन से पूरब ने मोमोज का एक टुकड़ा उठाया और पत्नी की बनाई हुई लाल चटनी लगाकर जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखों में मानो चमक आ गई। ये मोमोज कहाँ से मंगवाए तुमने? कैसी बात करते हैं जी, मैं कहीं से क्यों मंगवाऊंगी, ये मैंने खुद बनाया। वाकई? और ये चटनी? वो भी मैंने ही बनाई है। इसमें इतना हैरान होने जैसी क्या बात है? सिर्फ ये मोमोज नहीं, ये शेजवान फ्राइड राइस और ये कटलेट भी मैंने ही बनाया। लेकिन आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैंने जब अपना चाइनीज स्टॉल स्टार्ट किया था ना, शुरू में तो बहुत से ग्राहक आने लगे थे। फिर मैंने अपने स्टॉल पर मोमोज रखना भी शुरू कर दिया। मेरे स्टॉल के मोमोज ठीक ठाक बन जाते हैं, लेकिन जो कोई भी मोमोज खाने आता है वो चटनी को देखकर नाक सिकुड़ लेता। हर कोई यही कहता है कि मोमोज के साथ तो तीखी लाल चटनी होनी चाहिए। छोटू से कह के थक गया, लेकिन पता नहीं क्यों छोटू मोमोज की तीखी लाल चटनी बना ही नहीं पा रहा है। आजकल कस्टमर सिर्फ मोमोज नहीं बल्कि फ्राइड राइस, नूडल्स, हर डिश के साथ यही तीखी लाल चटनी मांग रहा है। और इसी लाल चटनी ने मेरा सारा धंधा चौपट करवा दिया। अरे जीजा जी, कमाल कर दिया आपने। आपको पता नहीं, रुचि के हाथ की तीखी लाल चटनी के तो हमारे फ्रेंड्स की ग्रुप में सभी लोग दीवाने हैं। और इसके हाथ की लाल चटनी और चाइनीज खाने में तो जादू है, जादू। इसने चाइनीज खाना बनाने के लिए स्पेशल कुकिंग कोर्स कर रखा है। सिर्फ मोमोज की चटनी नहीं, चाइनीज खाने में इस्तेमाल होने वाली तमाम चटनियां बनानी आती है इसको, और वो भी इतनी स्वादिष्ट कि आप उंगलियां चाट चाट कर खाएंगी। मुझे हैरानी इस बात की है कि आपके साथ इतना कुछ हो गया और रुचि को कुछ पता ही नहीं है। इसमें रुचि का कोई दोष नहीं है। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैं नहीं चाहता था कि अपने काम का तनाव मैं अपनी पत्नी या माँ को दूं, इसलिए मेरा धंधा नहीं चल रहा था। ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी। सिर्फ रुचि नहीं, माँ भी नहीं जानती कि कई हफ्तों से मेरे स्टॉल का काम लगभग बंद होने की कगार पर है। लेकिन अब मुझे लगता है रुचि मेरी जिंदगी में आ गई है तो सब कुछ अच्छा होगा। रुचि, तुम ढेर सारे मोमोज की बिल्कुल ऐसी ही तीखी लाल चटनी बना देना, फिर देखता हूँ कैसे नहीं आते मेरे स्टॉल पर लोग चाइनीज खाना खाने। अरे मेरे घर पर हीरा है और इस बात की अहमियत मुझे ही नहीं पता थी। हटिए जी, अब आप मुझे झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है। और बात यहाँ तक पहुंचती नहीं अगर आप परेशानी मेरे साथ शेयर कर लेते तो। तभी तो कहते हैं पति पत्नी एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। अगर आपने मुझे बताया होता कि सिर्फ मोमोज की लाल चटनी के कारण आपका धंधा मंदा हो गया है तो आज आपको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं, अब आपका चाइनीज कॉर्नर सुपर हिट करने की जिम्मेदारी मेरी।
अरे मैं ऐसे फ्लेवर बनाऊंगी ना, लोग उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। रुचि की बातें सुनकर पूरब की चाइनीज कॉर्नर चलाने की टूट चुकी आशा एक बार फिर से जोश से भर जाती है। अगले ही दिन से पूरब और रुचि दोनों मिलकर अपना चाइनीज कॉर्नर एक नए सिरे से चलाने की कोशिश करते हैं। रुचि अपनी स्पेशल रेसिपी से मोमोज की तीखी लाल चटनी बनाती है और मोमोज की बिक्री बढ़ाने के लिए स्पेशल ऑफर भी लगा देती है। रुचि की तीखी चटनी का जादू ऐसा चला कि एक बार जो उनकी दुकान पर आकर मोमोज खाता, वो 2-4 चीज और पैक करा कर ले जाए बिना रह नहीं पाता था। वाकई रुचि के हाथों में जादू था और देखते ही देखते रुचि और पूरब का चाइनीज कॉर्नर सुपर हिट हो जाता है। और ये सब हुआ था सिर्फ मोमोज की तीखी लाल चटनी के कारण।